number of atoms in 1.8 liter water liquid at STP। चलो भाई निकालो जरा, निकालो जरा, मैं बुकलेट लेके आता हूं जब तक संग कराते हैं। बताओ भाई कैसे करेंगे, कितना आंसर आया? हाँ आंसर बताओ, फाइनल फाइनल आंसर कितना आया? नहीं, चलो बताओ। अच्छा सबसे पहले 1.8 लीटर वाटर को अगर अपन ml में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? देखो एक बात, जैसे कि अगर आपको इस क्वेश्चन की कोई अप्रोच नहीं मिल रही है तो आप सबसे पहले ये सोचें कि हमको आखिर नंबर ऑफ एटम कैसे मिल सकते हैं। तो देखो अगर आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है तो उसके लिए आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालो, कैसे ना कैसे करके आप सबसे पहले मोल निकालो। एक बार आपको मोल पता लग जाएंगे तो एक मोल में n नंबर ऑफ एटम होते हैं, आपको पता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन की अप्रोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी। देखो अगर हम बात करते हैं नीट और जेई लेवल की, जेई में अगर एडवांस लेवल की बात करें तो अगर मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है तो एक अच्छा क्वेश्चन आता है। फिर अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ये कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा मेंस और एडवांस लेवल पे, सेम नीट लेवल पे। जैसे कि नीट 2019 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है मोल कॉन्सेप्ट से, तो उसमें 4 ऑप्शन अलग अलग दे रखे थे उन्होंने, और उसमें एक वेपर डेंसिटी का था, एक नंबर ऑफ एटम्स का था, एक आयंस का था, अलग अलग ऑप्शन थे उसमें। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था उसमें कौन सा था। तो अगर हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें 1.8 लीटर वाटर में तो सबसे पहले सोचो कि 1.8 लीटर वाटर में कितने ml पानी होगा, कितने ml वाटर होगा बताओ। हाँ मतलब 800 ml वाटर होगा, होगा कि नहीं होगा? चलो अच्छा, अब एक काम करो आप लोग, इतना वाटर आपको दे रखा है तो अब आपको वाटर की डेंसिटी पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। तो हमने इसीलिए इसको ml में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो अब एक काम करो कि इसका मास निकालो, मास कितना आएगा, मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा बताइए। हाँ बोलो, नहीं ग्राम में बता दो, 1800 ग्राम, ठीक है। ये वेट हो गया। अब निकालो इसका क्या, मोल।
मोल्स निकालो बेटा, कितना आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और हमको एक ग्राम में रखना होगा कि मोलर मास किस में होता है, ग्राम में होता है मोलर मास। तो कितना हो जाएगा 100, 100 हुआ। चलो 100 मोल्स आ गए। अब आगे की बात करते हैं जरा। अब मोल्स के बाद आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो अब बताओ जरा, एक मोल में कितने कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे बताओ पहले। Na मॉलिक्यूल, किसके, वाटर के। तो कितने मोल पानी निकाला अभी अपन ने, 100। तो 100 मोल में कितने हो जाएंगे, 100 Na वाटर हो गया, क्योंकि एक मोल में Na नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल। तो 100 मोल में कितना, 100 Na वाटर का मॉलिक्यूल। अब इतने मॉलिक्यूल आपके पास आ चुके हैं, किसके, वाटर के। बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, एक मॉलिक्यूल वाटर में कितने एटम, 3 एटम। तो 100 Na मॉलिक्यूल में कितने, 300 Na। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा आपका, 300 Na एटम्स। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने इसको ml में कन्वर्ट किया। अब हमको डेंसिटी वाटर की पता होती है 1 ग्राम पर ml। तो हमने उससे क्या किया, वेट निकाला, वाटर का वेट। तो वाटर का वेट आ गया 1800 ग्राम, 1800 ग्राम आ गया। उस वेट से अपन ने मोल निकाला। हाँ एक मिनट, रुको रुको रुको, क्या कह रहे हो, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है ना बेटा वाटर में, देखो 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, ऐसा बता रहे हैं ना अपन। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, H2O के अंदर 3 एटम, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने, 100 Na में, तो 300 Na हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो वेट से अपन ने मोल निकाला। तो एक मोल में Na नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नॉट एटम, क्योंकि मॉलिक्यूल है वाटर एक। तो एक मोल में Na नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल। तो 100 मोल में कितना, 100 Na वाटर के मॉलिक्यूल। फिर एटम में आओ, तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो 100 Na मॉलिक्यूल में कितना, 300 Na। तो 300 Na आपका फाइनली आंसर आएगा। समझ में आ रही बात, नोट कर लो जिसको नोट करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कराता हूं जरा आपको एक, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आपने एक क्वेश्चन किया है क्या, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg, किया है, नहीं किया, लिखो क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg। क्वेश्चन लिखो, इसको हटा दूं, देखिए हाउ मैनी moles of electrons will weight 1 kg। चलो निकालो, चलो निकालो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg। कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का वेट 1 kg के बराबर होगा, ये क्वेश्चन है आपका। शुरू हो जाओ। हो गया, कितना आया, 1000 मोल, नहीं
गलत है। ऐसा कैसे? 1 kg वेट है इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें कितने मोल होंगे? ये गलत है। इलेक्ट्रॉन का वेट नहीं पता आपको? यार स्टार्टिंग में तो बताया गया होगा आपको। बोलो। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। समझे? निकालो भाई, जल्दी निकालो। इसका आंसर आप ऐसे ही बता सकते हो, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको वैसे तो। कितना आया? देखो, सबसे पहले आप एक बात बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना है? वेट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक। अच्छा, तो ये मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है, मैं यहां पे मास लिखता हूं ना कि वेट। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, अगर मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इतना है तो मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? बोलो बेटा। मोलर मास मतलब क्या? व्हाट इज मोलर मास? मॉलिक्यूलर वेट। बताइए, व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास सुना है आपने? पढ़ा है मोलर मास? क्या डेफिनेशन होती है मोलर मास की? भाई मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इतना है, और मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ, हाँ, मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस इज मोलर मास। तो अब बताओ जरा, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? एक का वेट और मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर। अगर एक मोल सब्सटेंस का मास मोलर मास है तो एन नंबर ऑफ पार्टिकल का मास भी तो मोलर मास के बराबर ही होगा। बोलो। मैं क्या बोल रहा हूं, एक मोल सब्सटेंस का मास मोलर मास है, तो एक मोल में कितना सब्सटेंस है? एन नंबर ऑफ सब्सटेंस है। तो एन नंबर ऑफ सब्सटेंस मतलब एक मोल का मास किसके बराबर है? मोलर मास के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू Na, ये किसके बराबर है? मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अब तुम्हें क्या चाहिए? हाउ मेनी मोल्स। तो मोल्स क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। पता है ना आपको? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब बताओ बेटा, ये तो वैसे भी केजी में ही आएगा यहाँ पर। तो गिवन मास कितना है? 1 kg। कितना मोलर मास है? 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो ये आपका फाइनली आंसर है। ये है क्वेश्चन जेई 2001 का। जेई एडवांस 2001 का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? काफी आसान क्वेश्चन था। यही दिया था ऑप्शन में, ये पूरा कैलकुलेट करके भी नहीं दिया था, यही दिया था ऑप्शन में, ये तो फाइनली आंसर निकाला है मैंने। तो ऑप्शन भी आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता था। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर थोड़ा और एक दो क्वेश्चन कराता हूं आपको। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए।
what mass of SO2 will contain, what mass of SO2 will contains 1.2 Na oxygen atoms. What mass of SO2 will contains 1.2 Na oxygen atoms? निकालो. What mass of SO2 will contain 1.2 Na oxygen atoms? हो गया, निकालो जल्दी. What mass of SO2 will contain 1.2 Na oxygen atoms? हुआ? इतना टाइम क्यों लगा रहे हो यार? ऐसे क्वेश्चन नहीं किए थे क्या आपने अभी तक? हैं? क्वेश्चन क्या है? व्हाट मास ऑफ SO2 विल कंटेन 1.2 Na ऑक्सीजन एटम. 1.2 Na ऑक्सीजन एटम का क्या मतलब है बताओ? 1.2 Na ऑक्सीजन एटम का क्या मतलब है बताइए, बताओ बेटा. नहीं, 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये सही है एकदम, ठीक है ना? तो अब कैसे करेंगे बताओ? अगर हमने सिंपल पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ SO2 विल कंटेन 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम, अब बताओ कैसे करेंगे? देखो मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 1 मोल SO2 होता, हालांकि कुछ दे नहीं रखा है लेकिन हम अपने आप से मान के चल रहे हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल SO2 होता तो बेटा 1 मोल SO2 में कितने मोल O2 होते? चेक करके बताओ. 2 मोल O2 होते क्या? तो 2 मोल O2 होते, सही है. कोई दिक्कत यहां तक? एक मिनट, रुको 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 रुको. 2 मोल ऑक्सीजन के एटम, ठीक है. चलो तो 1 मोल SO2 में 2 मोल ऑक्सीजन के एटम्स होते. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा बताओ? 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम्स कितने मास CO2 में होगा? तो एक बात बताओ सबसे पहले कि अगर 1 मोल SO2 2 मोल ऑक्सीजन एटम के बराबर है तो क्या अपन ये लिख सकते हैं 1/2 मोल SO2 किसके बराबर होगा? 1 मोल ऑक्सीजन एटम के, हाँ या ना भाई? 1 मोल SO2 में देख लो 2 मोल ऑक्सीजन के एटम है तो हाफ मोल SO2 में 1 मोल ऑक्सीजन का एटम होगा. तो हमें कितना चाहिए ऑक्सीजन का एटम? क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1.2 मोल.
तो चलो बताओ 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम में कितना मोल SO2 होगा बेटा बताओ। 1.2 अपॉन 2 मोल SO2 चलेगा। इसका मतलब हाँ ठीक है 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम में 1.2 मोल SO2 अवेलेबल है, यस और नो। लेकिन हमें SO2 को मोल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए उसका मास। तो बस अब क्या करना है आपको, सिंपल, तो बस सिंपल लगा दो मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मतलब मास अपॉन मोलर मास। तो बेटा मोल कितना दे रखा है 1.2 अपॉन 2 और वेट हमको चाहिए मास चाहिए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ SO2 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो बेटा वेट कितना आ जाएगा जरा बताओ 1.2 अपॉन 2 इंटू 64, यही आपका फाइनली आंसर होगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। हालांकि मैं आपको एक अलग टॉपिक बताऊंगा, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सिखाऊंगा आपको। लेकिन मैंने जस्ट एक सैंपल बेस पे क्वेश्चन आपको बताया है कि आप अभी जानते हैं या नहीं जानते हैं बस केवल। ठीक है, तो आप नोट करें इसको, फिर एक क्वेश्चन और देता हूं जरा। कोई कुछ कहना चाहता है क्या कि किसी ने ऐसा किया था क्या, आपने किया था, पहला स्टेप हो गया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, वन मोर क्वेश्चन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP, calculate the volume of CO2 gas at STP which contain एक मोल CO2 में कितने मोल ऑक्सीजन के एटम होंगे, 2 मोल ऑक्सीजन के एटम होंगे। इसका आंसर तो मुझे नहीं पता है वैसे, तो देखो 1 मोल CO2 में 2 मोल ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो बेटे बताओ 1/2 मोल SO2 में कितना होगा, सॉरी CO2 में
लेकिन हमें निकालना कितने में है, 10 मोल में। हाँ बता रहा हूँ, रुक जाओ सॉल्व करने दो। 10 मोल ऑक्सीजन एटम में बताना है तो कितना हो जाएगा, 5 मोल CO2 आ गया। अब एसटीपी पर क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो एसटीपी पर फॉर्मूला क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो बस वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू 5। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी आ रहा हो कैलकुलेट ही करना है खाली बस, ठीक है ना। तो बस इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये। अच्छा आप लोगों ने यार वैसे तो ये पढ़ा होगा ना अभी तक, एटॉमिक मास, मोलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। हो ही नहीं सकता। चलो सर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। सुनो, ये लिख लिया ना सभी ने। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है ऐसा, देखो ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन। अब 3 चीजें लिखता हूं मैं यहां पर, 3 चीजें लिखता हूं। एक तो मैं लिखता हूं 32, एक लिखता हूं बेटा मैं 32 AMU, और एक चीज मैं लिखता हूं 32 ग्राम। 3 चीजें लिखी है मैंने यहां पर। तो बताओ जरा इसका क्या मतलब है। सॉरी 32 नहीं, मैं O2 ले लेता हूं, ठीक है, वरना 16 लिखना चाहिए था मुझे, थोड़ा सा मिस्टेक किया मैंने, चलो O2 लिख दिया मैंने। बताओ व्हाट इज 32। अब ये एटॉमिक मास क्यों बोल रहे हो, अभी तो वो मॉलिक्यूल है ना। मॉलिक्यूलर मास है, चलो तो ठीक है, तुम्हारी बात मान लिया और मैंने मॉलिक्यूलर मास लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बेटे ये क्या है फिर, मास ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम। ये क्या हुआ, मास ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम से अच्छा तुम बोलो मास ऑफ 1 O2 मॉलिक्यूल। बात तो वही है ना, ठीक है ना। बोलो फिर 32 AMU क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अरे इतने लोग बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, क्या क्या बोलो बोलो। 2 ऑक्सीजन एटम, अरे वही तो बोला था इसने भी यार, मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो O2 मॉलिक्यूल का मतलब, O2 मॉलिक्यूल का मतलब एक ही तो हुआ ना। तो मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल बोलो या मास ऑफ 1 O2 मॉलिक्यूल बोलो, बात तो वही है। चलो ठीक है, मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल लिखा, सही है। तो फिर ये क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब एक मिनट रुको रुको, एक चीज लिखने दो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का और नाम क्या होता है। सब गलत बोल रहे हो, मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहली बात ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, और ये भी सही है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमको एक मॉलिक्यूल का मास अगर बताना है, एक मॉलिक्यूल का मास, तो किसमें बताया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट में, दैट इज AMU। और अगर हमको उसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास ग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या बन जाता है फिर, मोलर मास। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये है 1 मोल O2 का मास, 1 मोल O2 का मास है 32 ग्राम। 32 ग्राम क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब 1 मोल, मतलब एनी नंबर ऑफ O2 का मास किसके बराबर है, 32 ग्राम के बराबर है, जो कि मोलर मास है उसका, ठीक है। और 32 क्या है,
32 is relative atomic mass. 32 is relative atomic mass. अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 1/12 इंटू कार्बन 12 मास के रिस्पेक्ट में जो मास निकाला गया है, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास. क्या? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में आर की वैल्यू क्या है? 1/12. तो उसका क्या करें? क्या क्या ये यार? अरे वो गैस कांस्टेंट है भाई, तुम क्या बोल रहे हो? अरे यार वो गैस कांस्टेंट है, उसका से क्या रिलेशन? वो आर है, गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये रिलेटिव एटॉमिक मास है. शॉर्ट में लिख दिया मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास. समझे ना? ये है मतलब. अरे पहले सुन तो लो पूरी बात मेरी. रिलेटिव एटॉमिक मास, या फिर अपन ने यहां पर मॉलिक्यूल लिया है ना, तो अपन यहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास ना बोलकर क्या लिखेंगे? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. सिंपल है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. एटम होता तो रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते. ये मास कैसा मास है? रिलेटिव. रिलेटिव समझते क्या होता है? किसी चीज के रिस्पेक्ट में, किसी चीज के रिस्पेक्ट में. भाई आपने जब एटॉमिक मास का डेफिनेशन पढ़ा होगा तो कार्बन 12 वाली डेफिनेशन पढ़ी होगी ना आपने? बोलो नहीं पढ़ी थी क्या? वही डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने. तो मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, ये जो 32 है ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये किसी के रिस्पेक्ट में है, किसी के रिस्पेक्ट में है. बात समझ में आ रही है? जैसे एक एग्जाम हुआ, मैंने बोला इसके 50 नंबर का पेपर है, इसके 30 नंबर आए, उसके 40 नंबर आए, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई इसके 30 नंबर है, इसके 40 नंबर हैं. तो अब मैं ये बोलूंगा भाई ये टॉपर है, 2 ही बच्चे क्लास में है, मान लो 50 नंबर का पेपर लिया, तो इसके 30 नंबर उसके 40 नंबर, तो टॉपर कौन हुआ? वो हुआ. लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हो कि वो पूरे वर्ल्ड का टॉपर है. वो किसका, वो किस एक क्लास का टॉपर है बस, केवल वो भी किसी एक पर्सन के रिस्पेक्ट में. इस क्लास में एक एग्जाम लिया जाए किसी कोई जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि वो AIR 1 आएगा. वो तो टॉपर है बस केवल उस पर्टिकुलर एग्जाम का, और भी इतने स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में. दैट्स इट. वैसे ये क्या है? ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है. ये 1/12 वो जो कार्बन 12 का जो मास है उसके रिस्पेक्ट में मास निकाला गया है, तो ये यूनिट लेस है. कोई भी चीज अगर रिलेटिव में निकाली जाती है तो वो हमेशा यूनिट लेस ही होती है. समझ में आ रही बात? तो अगर आपको कोई मास वगैरह दिया हो, मान लो लिखा हो O2 32, उसका मतलब क्या है? ये क्या दिया गया है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास दिया गया है. और अगर उसको AMU में निकाला गया है, AMU में एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में, तो वो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल का मास होगा, एक मॉलिक्यूल का मास होगा. और अगर वही चीज अगर ग्राम में एक्सप्रेस की जाए तो वो क्या होगा? एक मोल का मास होगा, मतलब मोलर मास होगा. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जरा सुनना ध्यान से. मान लो कि मैंने लिया बेटा नाइट्रोजन, तो मैंने लिया यहां पर 14 AMU और 14 ग्राम, ये लिया. समझ में आ रही बात? बताओ व्हाट इज 14? रिलेटिव एटॉमिक मास. समझ में आ रही बात? व्हाट इज 14 AMU? एटॉमिक मास. एक एटम का मास ही एटॉमिक मास होता है, तो दिस इज एटॉमिक मास. ये क्या है बेटा? मोलर मास. मतलब एक मोल नाइट्रोजन एटम का मास, मतलब ये किसके बराबर है? मोलर मास के बराबर है. बात समझ में आ रही है? एक चीज आपको और सिखाता हूं. जैसे मान लो कि मेरे को वही चीज है, ये ए है, ए पर्सन है, बी पर्सन है, 2 लोग हैं, 50 नंबर का पेपर है. ये इसके मान लो कि 40 नंबर आ गए, इसके मान लो 30 नंबर आ गए. अब अगर मैं पूछूं कि ए के नंबर बी के रिस्पेक्ट में कितने थे, तो पता है कैसे निकाला जाता है? बताता हूं मैं आपको. ए के मार्क्स डिवाइडेड बाई बी के मार्क्स, ऐसे निकाला जाता है.
और अगर बी के मार्क्स ए के रिस्पेक्ट में निकला जाए तो क्या लिखेंगे, बी के मार्क्स डिवाइडेड बाई ए के मार्क्स। उसी तरीके से अगर रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें तो मान लो मैंने बोला कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ऐसा बोला, तो अपन क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन का मास किसके रिस्पेक्ट में, 1/12 इंटू कार्बन 12 के मास के रिस्पेक्ट में, यस और नो। तो अपन क्या लिखेंगे बताओ जरा, नाइट्रोजन का मास कितना होगा 14, मान लो अपन ने ले लिया ग्राम में ले लिया सपोज करो, डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू कार्बन 12 का मास कितना 12, ये भी ग्राम में मान लो लेना पड़ेगा, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ग्राम से ग्राम चला गया, खाली क्या बचा 14 बचा, तो यूनिट लेस हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए रिलेटिव एटॉमिक मास हमेशा क्या होता है, यूनिट लेस होता है। तो 14 का मतलब क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास, 14 एमयू का मतलब क्या, एटॉमिक मास, 14 ग्राम का मतलब क्या, मोलर मास। इसी तरीके से मॉलिक्यूल में चलेगा, इसी तरीके से आयंस में चलेगा। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत, ठीक है। तो फिर मैं क्या आपको रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा दूं क्या, हेडिंग डालो, चलो हेडिंग डालिए, रिलेटिव एटॉमिक मास, हेडिंग लिखो रिलेटिव एटॉमिक मास। लिखो रिलेटिव एटॉमिक मास is the mass of one atom, relative atomic mass is the mass of one atom of element relative atomic mass is the mass of atom of element with respect to 1/12 with respect to 1/12 mass of with respect to 1/12 mass of one atom of carbon 12 isotope, with respect to 1/12 mass of one atom of carbon 12 isotope, carbon 12 isotope, ठीक है। चलो देखो जरा, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट के एटम का मास, डिवाइडेड बाई किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, 1/12 कार्बन 12। तो देख लो जरा, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ, बोलो बच्चों, कार्बन 12 आइसोटोप। अब अपन ने आइसोटोप क्यों लिखा, क्योंकि कार्बन 12 के कई सारे फॉर्म होते हैं, मतलब एक कार्बन 14 भी होता है, जैसे आपने हाइड्रोजन के सुने हैं क्या, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम, किसी ने सुना है। अच्छा आइसोटोप का नाम सुना, आइसोटोप क्या होते हैं बताओ, क्या होते हैं आइसोटोप, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो वैसे ही कार्बन भी दो तरीके के हैं, समझे ना, एक 12 एटॉमिक मास वाला, एक 14 एटॉमिक मास वाला, समझ में आ रही बात। 14 वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, मतलब काफी हार्मफुल होता है, मतलब तो उसका यूज नहीं किया जाता कभी भी। अब आप ये सोचिए कि मतलब पुराने जमाने में जो केमिस्ट थे उन्होंने कार्बन 12 को ही क्यों चूज किया, हो सकता है कि कार्बन 12 अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता हो, इसीलिए उसी को स्टैंडर्ड बना के बाकी एलिमेंट्स का मास कैलकुलेट किया गया। यही फंडा है ना एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका सिंपल। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। अच्छा अब सुनो जरा ध्यान से, मान लो किसी एलिमेंट के एक एटम का मास मान लो x AMU है, सपोज करो, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि सपोज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मान लो बेटा ये x AMU है, ठीक है। तो बताओ व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कितना है x AMU डिवाइडेड बाई 1/12। बताओ ये क्या होगा 12 AMU, सही है ना, क्योंकि इसमें भी एक एटम का रखना है, और एक एटम का मास किसमें एक्सप्रेस किया जाता है AMU में, तो AMU से AMU कैंसिल आउट हो गया,
12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, खाली x बचा। ठीक है ना, तो ये लिखें। इसके बाद एक चीज लिखाता हूं आपको, लिखो जल्दी। समझ में आ रहा है भाई आपको, पीछे आ रहा समझ में आपको? ठीक है, तो ये x आ गया आपका। इसके बाद लिख लेना रिलेटिव एटॉमिक मास इज यूनिटलेस इन नेचर। रिलेटिव एटॉमिक मास इज यूनिटलेस इन नेचर। रिलेटिव एटॉमिक मास इज यूनिटलेस इन नेचर। ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर चलो, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक मास आप पढ़ चुके हैं, मोलर मास आप पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, और उसी मोलर मास को अपन किस नाम से जानते हैं, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर सैंपल हमारा एटम्स में हो तो मोलर मास को क्या नाम दिया जाता है, ग्राम एटॉमिक मास, और सैंपल हमारा मॉलिक्यूल्स में हो तो उसी मोलर मास को क्या नाम दिया जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सी बात है एकदम ही। यहां तक आप कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना आता है सभी को, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 14 ग्राम PO4 3 माइनस में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो तो कर पाओगे? ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग? बोलो, मतलब कर पाएंगे? क्या लगता है? चलो एक क्वेश्चन देता हूं घर से करने के लिए, घर से करके लाना। करके लाएंगे ना सब लोग? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखिए। एट ग्राम मेथेन सैंपल, 8 ग्राम मेथेन सैंपल is given, 8 gram methane sample is given. Find out number of moles of electron, find out number of moles of electron comma proton comma neutron in it. Find out number of moles of electron comma proton comma neutron in it. अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 54 ml H2O, 54 ml H2O at 27 degree Celsius. I repeat, calculate the number of neutrons in 54 ml water at 27 degree Celsius and 1 atm pressure, and 1 atm pressure. एक क्वेश्चन और लास्ट, इसको भी ले आना करके, और फिर कल से अपन जो है ना फ्रेश लेक्चर स्टार्ट करेंगे, एकदम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। तो उसमें अपन एब्सोल्यूट डेंसिटी पढ़ेंगे, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ेंगे, वेपर डेंसिटी पढ़ेंगे, और आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ेंगे। 4 टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, चलो लिखो एक क्वेश्चन और, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 19 ग्राम, 19 ग्राम, 19 ग्राम, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 19 ग्राम PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस। ठीक है बेटा, चलो PO4 3 माइनस, ये देखो फॉस्फेट आयन नाम होता है, PO4 3 माइनस, ऐसा फॉस्फेट आयन नाम होता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है टोटल? 3 क्वेश्चन है, करके लाइएगा, और कल हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक।